जमहूरियत और आमरीयत और इंतखाबात का महंगा ड्रामा। पाकिस्तानी जमहूरियत, इंतखाबी निज़ाम, इस्लाहात, धांधली, इक़्तिदार और इंतखाबात की पूरी दास्तान एक गुंजल धागे की तरह पेचीदा है। गिरा पर गिरा लगी हुई है और ये पेचीदा उलझने दूर करने की कोशिश की जाए तो धागा सुलझता नहीं और उलझता चला जाता है। आइए मार्शल लॉ और जमहूरियत के दरमियान फंसे निज़ाम में इंतखाबात के ड्रामे को किसी हद तक समझने की कोशिश करते हैं। 74 साल से ये मुल्क सियासी एतबार से दो अहम हिस्सों में टूटा हुआ है। एक तरफ नारा है मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत हो, दूसरी तरफ नारा है जमहूरियत बुरी शय है, आमरीयत हो। एक तरफ कहा जाता है मुल्क में हक के हुक्मरानी कौम के पास होना चाहिए, दूसरी तरफ कौम और जमहूरियत को या जमहूर को गाली देने वाले आन मौजूद होते हैं। मुल्क का दस्तूर चूंकि पार्लिमानी जमहूरी है और पाकिस्तान कम अज़ कम कागज़ों की हद पे या कागज़ों में चूंकि जमहूरिया है, इसलिए जो अवाम को ये इधर उधर के चक्रों में उलझाने के लिए आपने देखा होगा कभी खिलाफत, कभी आमरीयत, कभी बादशाहत, कभी सदारती निज़ाम, कभी कोई आसमान से फरिश्ता आके सब ठीक कर दे, कभी जनरल साहब सब ठीक कर दें, कभी क्या, और जहाँ मौका मिलता है दस्तूर को भी गाली दे देते हैं। पूछने वाला कोई नहीं है। इस जमहूरियत और आमरीयत के खेल में एक तरफ की राय आप मुतालिया पाकिस्तान में, जिसको आम अल्फाज में हमारे यार लोग मुगालता पाकिस्तान कहते हैं, में पढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ फातिमा जिना की जरा ये राय तो सुनिए। और मेंबर्स, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप लोगों को सबको मालूम है कि ये इलेक्शंस हो रहे हैं और किस नजरिए पे ये इलेक्शंस हो रहे हैं। अवाम ने तो अपना ख्यालात दे चुके हैं। जिधर भी मैं गई हूँ उधर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत कायम होगी। ये वोट आपके हाथ में अमानत है और मुझे उम्मीद है कि आप ये वोट को एक अमानत समझ के मुल्क के फायदे और कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना, न कि कोई और चीज के लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो न सिर्फ कौम को मुसीबत उठानी पड़ेगी मगर आप लोगों को भी। ये मुख्तसर सी वीडियो आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि जमहूरियत के लिए कब से कोशिश की जा रही है, मगर अब तक हम पहुंचे नहीं वहाँ। जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने जब 7 और 8 अक्टूबर 1958 की दरमियानी शब पाकिस्तान का पहला आइन मुअत्तल किया और मार्शल लॉ लगाया तो उनकी तकरीर बड़ी दिलचस्प थी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर ख़त्म होने वाली इस तकरीर के आगाज़ में वो फरमाते हैं कि उन्होंने मुल्क के वसी तर मफाद में मार्शल लॉ लगा दिया है। इस तकरीर में उनका कहना था कि 15% ख्वानगी वाले पाकिस्तान में जमहूरियत बिल्कुल ठीक निज़ाम नहीं है, इसलिए वो अजीम और बाशऊर पाकिस्तानी कौम के लिए नया दस्तूर और निज़ाम ले आए हैं। यानी एक ही जुमले में उन्होंने पाकिस्तानी कौम को बाशऊर भी कहा और साथ ही जाहिल भी। सदर सिकंदर मिर्ज़ा खुद बंगाली थे और उन्होंने ये मार्शल लॉ जनरल अयूब खान के ज़रिए लगाया। मुल्क के वसी तर मफाद में मुल्क का दस्तूर तोड़ने और कौम को अजीम और बाशऊर मगर जाहिल करार देकर एक तबाहकुन दलदल में धकेलने की गलती के एहसास होने में उन्हें सिकंदर मिर्ज़ा को सिर्फ 1.5 हफ्ता लगा या 1 हफ्ता लगा। मज़ीद मज़े की बात सुने, गलती का एहसास मुल्क का दस्तूर तोड़ना नहीं था, गलती का एहसास मुल्क की मुंतखब असम्बली तहलील करना भी नहीं था, गलती का एहसास मुल्क से जमहूरियत ख़त्म करना भी नहीं था, गलती का एहसास अपने मुल्क पर अपनी फ़ौज इस्तेमाल करना भी नहीं था, गलती का एहसास मुल्क की सिविलियन इंतज़ामी ढांचे को ख़त्म करना भी नहीं था। गलती का एहसास था कि अयूब खान को क्यों
चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। पावर शेयरिंग का ये निज़ाम चल नहीं सका। अयूब खान ज़्यादा ताकत चाहते थे। इसी तनाजुर में 24 अक्टूबर को अयूब खान को वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान भी किया गया, मगर उस पर भी जनरल अयूब खान मुतमईन नहीं हुए। इस पर सिकंदर मिर्ज़ा ने फ़ौज के अंदर अयूब खान से इख्तलाफ रखने वाले जो मुख्तलिफ ऑफिसर्स थे उनको अयूब खान के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश की, मगर यहाँ भी दाल नहीं गली। फिर अयूब खान और उनके 4 साथी जनरलों बशमूल जनरल याहिया खान को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए, जिस पर अयूब खान ने उल्टा सदर सिकंदर मिर्ज़ा ही को गिरफ्तार कर लिया। उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया और उन्हें मुल्क बदर कर दिया गया, मुल्क के वसी तर मफाद में। और अगले 10 बरसों के लिए मुल्क उसकी सदारत पर और इक़्तिदार पर जनरल अयूब खान काबिज़ हो गए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ एक और तकरीर की गई और साथ ही मुल्क की जहद हमेशा हमेशा के लिए तारीक रास्तों की जानिब मोड़ दी गई। अपने दौरे सदारत में अयूब खान अमेरिका और रूस की लड़ाई में भारत की तरह अलग रहने की बजाय सर जंग का हिस्सा बनकर सीटो और सेंटो जैसे इत्तेहाद का हिस्सा बन गए। उसके क्या नुकसान हुए वो आप जानते हैं। इस दौरान मुल्क के दरिया बिक गए, मुल्क को कर्ज़ों की दलदल में फंसा दिया गया और मुल्क को 2 लाख करने की बुनियाद भी अयूब खान के दौर में पड़ी। आप में से कभी किसी ने ये सवाल किया है कि सिंध तास मुआहिदा यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरियाओं की तकसीम का मुआहिदा वर्ल्ड बैंक की सालसी में क्यों हुआ? वर्ल्ड बैंक कोई सियासी इदारा तो नहीं है, ना कोई पानी की तकसीम का इदारा है, ना कोई माहौलियाती एजेंसी है, ना कोई साइंसदानों की कमेटी है। यानी सलामती काउंसिल या जनरल असम्बली या इंसानी हुकूक की काउंसिल या कोई और सियासी, माहौलियाती या जोग्राफियाई उमूर देखने वाला इस मामले में सालसी करे तो बात समझ में आती है। ये वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? पानी की ये तकसीम असल में वर्ल्ड बैंक से कर्जे के हुसूल के मामले पर हुई थी, यानी डैम बनाने के लिए कर्ज लेना थे, इसलिए फ़लाँ दरिया आप रख लें और आप वहाँ डैम बना लें, और फ़लाँ दरिया आप रख लें और आप यहाँ डैम बना लें, और इस तरह बैनुल-अक़वामी व्यापारियों ने अपना सौदा बेच दिया, दरिया तकसीम हो गए। याद रखिए कि जो कर्ज़ 60 की दिहाई में तरक्की के नाम पर अयूब खान ने लिए थे, वो कर्ज़ आप और आपकी अगली नस्लें वो आज भी लौटा रहे हैं और शायद जाने कब तक लौटाते रहें, बल्कि मज़ीद कर्ज़ लेकर उतार रहे हैं। और कर्ज़ को ये सूद अभी बहुत सारी नस्लों ने उतारना है। ये सारा कर्ज़ तब का है 60 की दिहाई का। इस दौरान ये तबाही देखकर अब्दुल गफ़ार खान, शेख मुजीबुर रहमान, अब्दुल समद अचकज़ई, मौलाना भाषानी, गौस बख्श बुज़ेंजो जैसे ये सारे जमहूरियत पसंदों ने ये मिलकर फ़ातिमा जिन्ना जैसी रहनुमा के साथ खड़े होकर जद्दोजहद की कि मुल्क किसी तरह से फिर जमहूरियत की जानिब लौट जाए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। फ़ातिमा जिन्ना के साथ खड़े होने वाले हर शख्स को गद्दार और इंडियन एजेंट के लेबल का सामना करना पड़ा। ये मेरे पीछे आप वो लेबल देख भी रहे हैं, फ़ातिमा जिन्ना तक के लिए। इस दौरान जिसने आमरीत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई उसे फ़ौज का दुश्मन और पाकिस्तान का दुश्मन करार देकर मार दिया गया, जेल में डाल दिया गया। ज़मीर फ़रोश ब्रिगेड के ज़रिए उन्हें गालियाँ पड़वाई गईं। आमिरों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो अपने मुजरिमाना काम को जायज़ कैसे करार दें। उसके लिए उनका रास्ता होता है झूठे इंतखाबात, यानी वो इंतखाबात जिनमें नताइज पहले से ही तय कर लिए जाएं। कसीर कौमी सरमाया खर्च करके ये ड्रामा रचाया जाए जिसमें अवाम कतारों में लगकर वोट डालें, मगर उनके वोट की अहमियत सिफर हो। अयूब खान के दौर में इंतखाबात में एक बाकायदा और मुनज़्ज़म धांधली की बुनियाद रखी गई, यानी ज़राए अबलाग के ज़रिए इंतखाबात से कबल फ़ातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा करवाया गया। पोस्टर बनवाए गए जिन पर फ़ातिमा जिन्ना और उनके हामियों को इंडियन एजेंट और गद्दार बताया गया। मुख्तलिफ ज़मीर फ़रोश सियासी रहनुमाओं को फ़ातिमा जिन्ना की किरदार कुशी का मिशन सौंपा गया और पूरे मुल्क में शोर मचाया गया कि फ़ातिमा जिन्ना गद्दार है। लेकिन इसके बावजूद ये जाहिल, गंवार और बिरयानी की प्लेट पर बिक जाने वाली कौम के बारे में शक ज़रूर था कि वो फ़ैसला ठीक कर सकती है। इसलिए इलेक्शन के दिन फ़ौज के ज़रिए इंतखाबात में शदीद नौइयत की मुनज़्ज़म धांधली की गई। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुखालिफिन को कत्ल किया गया। अब तो कई जर्नैल अपनी किताबों में लिख चुके हैं। अभी हाल ही में जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने अपनी किताब में तफसील से लिखा है कि किस तरह से धांधली करके
फातिमा जिन्ना को हराया गया और किस तरह से इस मकसद के लिए फ़ौज का इस्तेमाल किया गया। फिर यूं कौम से एक मरतबा फिर उसकी मर्ज़ी छीन ली गई। बंगाल में चूँकि फ़ौज धांधली का काम अपनी कम अददी क़ुव्वत और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वैसे अंजाम नहीं दे पाई, तो नतीजा ये निकला कि मुहब्बे वतनों के इलाके मगरबी पाकिस्तान में मुहब्बे वतन अयूब खान जीत गए और गद्दारों के इलाके यानी मशरक़ी पाकिस्तान में गद्दार फातिमा जिन्ना जीत गई। यानी इस तरफ अयूब खान जहाँ धांधली हो सकती थी और उस तरफ जहाँ धांधली नहीं हुई वहाँ फातिमा जिन्ना। फिर अयूब खान में उस वक्त ये जो अयूब खान उस वक्त तक इक़्तिदार से फिर जुड़े रहे जब तक के गरीब और गुर्बत और अफलास और ग़ुलामी और बामी नफ़रत और तक़सीम, इसके तनाजुर में पाकिस्तान के गली कुचों को तो छोड़िए, ख़ुद अयूब खान के घर में अयूब कुत्ता हाय हाय के नारे लग रहे थे, तब उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा। और उसका ये नतीजा निकलना चाहिए था ना कि फ़ौजी जर्नैल तौबा करते और अपने आप को आइंदा सियासी खेल से दूर रखकर अपने इदारे की इज़्ज़त और मुल्क की सरहदों की दिफा पर तवज्जो मरकूज़ करते। मगर अयूब खान के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे शुरू हुए तो याह्या खान ने अयूब खान के दौर में बनाया गया दस्तूर मुअत्तल करके फिर माशाअल्लाह लगा दिया। नतीजा क्या निकला? लाखों हमवतनों के कत्ल, बंगाल में अपनी कौम के लाखों ख़वातीन की जिनसी पामाली और अपने ही हमवतनों पर उन्हीं के पैसों की बंदूक के इस्तेमाल, दुश्मन के आगे हथियार फेंकने के नहायत तकलीफ दे मनाजिर और करीब 1 लाख फ़ौजियों के जंगी कैदी बन जाने का नतीजा क्या निकला? मुल्क टूट गया। और इस बदतरीन सानहे से सबक क्या सीखा? कुछ नहीं। मुल्क टूट गया तो इक़्तिदार सिविलियंस के सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन वाक़ये के मुल्क टूटने जैसे बदतरीन वाक़ये के सिर्फ 6 साल बाद दोबारा मार्शल लग गया मुल्क के वसीतर मफाद में। सवाल ये है कि क्या फ़ौजी अमरीत इस मुल्क का निज़ाम चला सकती है? जवाब ये है कि चला सकती है तो फिर चलाए। फिर मार्शल लॉ ख़त्म करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? जब मुल्क तबाही के नहज पे पहुंच जाता है तो कहते हैं जी सिविलियन संभाल लें, वो फिर मुल्क थोड़ा सा सांस लेने लगता है तो फिर इक़्तिदार ले लेते हैं। अगर नहीं है तो ये काम करने की ज़रूरत क्या है? अगर इक़्तिदार पर कब्ज़ा करके अपने पास नहीं रख सकते और मुल्क नहीं चला सकते तो फिर ना लें। क्यों जमहूरी अमल चलने नहीं दिया जाता? सियासत में फ़ौजी मदाखलत के बदतरीन नुकसानात देखने के बावजूद क्यों ये सबक नहीं सीखा जाता कि सियासत सियासतदानों को करने दें ताकि आवाम इनसे जवाब तलबी कर सके। फ़ौज सियासत में मुलव्विस होगी तो इसका नुकसान फ़ौज को भी होगा, पाकिस्तान को भी होगा, और आवाम जवाब तलबी करेगी तो और नुकसान होगा। पाकिस्तान में सबसे महंगा ड्रामा इंतखाबात है, जहाँ करोड़ों रुपए के सरमाए से चलने वाला इलेक्शन कमीशन अरबों रुपए खर्च करके इलेक्शन करवाता है, वो इलेक्शन जो कभी शफाफ नहीं हुए। सादा सा सवाल है, अगर फ़ौज के हाथों इलेक्शन करवाने हैं और इलेक्शन कमीशन खुद इस काबिल नहीं है तो करोड़ों रुपए से चलने वाले इस इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत क्या है? और उससे भी ज़्यादा सादा सवाल ये है कि अगर फ़ौज ने आवाम की राय को मानना ही नहीं है तो अरबों रुपए खर्च करके इंतखाबात कराने की ज़रूरत क्या है? इन पैसों की भी वर्दियाँ, बंदूकें और तोपें क्यों नहीं खरीद लेते? सादा सा सवाल है। अगर फ़ौजी जर्नैल ये समझते हैं कि वो 22 करोड़ इंसानों से ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो फिर उन 22 करोड़ इंसानों को इंतखाबी कतारों में खड़ा करने की ज़रूरत क्या है? और अगर दुरुस्त रास्ता इंतखाबात ही है तो साफ शफाफ अंदाज से इंतखाबात होने क्यों नहीं देते? बार बार अवामी राय तब्दील करने और इलेक्शन के नताइज तब्दील करने की वजह क्या है? अवाम को खुद फैसला करने दें ताकि बार बार के इस अमल से अवाम सीखें, सियासतदानों का एहतसाब कर सकें, उन्हें वोट के ज़रिए बाहर फेंक सकें या इक़्तिदार में अपनी मर्ज़ी से ला सकें। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता यही है, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। दूसरी सूरत में पाकिस्तान भी कमज़ोर होगा, पाकिस्तान में सियासी ढांचा और इदारे भी कमज़ोर होंगे, अदलिया और मीडिया भी कमज़ोर होंगे और मजमूई तौर पर पाकिस्तान बतौर रियासत कमज़ोर तर होता चला जाएगा।